केवल 33 किलोमीटर की एक सी पैसेज कैसे 14 करोड़ 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो पूरा लैंडमास है इस दुनिया का, उसको कैसे प्रभावित कर सकता है, वहां रहने वाले लोगों को कैसे प्रभावित कर सकता है, ये आज आपको हम बताएंगे। किस तरह से वो प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है, वो असर पड़ना शुरू हो गया है। जब कहा जा रहा था कि होर्मुज में ब्लास्ट होगा तो घर घर में आग होगी, ये बात अब महसूस होने लगी है। कहां कहां किस किस अंदाज में किस किस तरीके से महसूस होने लगी है, आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले यह खबर देखिए, ईरान के 2 और तेल टैंकर्स पर हमला हुआ। सैटेलाइट तस्वीरों में जलते दिखे ईरानी टैंकर। ओमान सागर से लगी जास्क घाट खाड़ी में अटैक हुआ। ये अमेरिकी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश में यह हमला हुआ। यहां पर देखिए, ये ईरानी शिप है जो कि यहां से निकल रहा था और अमेरिकी ब्लॉकेड को तोड़कर बाहर जाना चाह रहा था, और जाहिर है इसी दौरान इस पर हमला हुआ होगा। और उसके बाद उसका तेल कैसे समुद्र में फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी तस्वीरें आपके सामने। तो न सिर्फ ये तेल जो कहीं जाकर इंसान और उसकी जिंदगी को आसान बनाने के संदर्भ में इस्तेमाल होना चाहिए था, ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के संदर्भ में इस्तेमाल होना चाहिए था, वो तेल यहां पर हमलों में नष्ट हो रहा है, इस जगह से बाहर नहीं निकल पा रहा है और पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा कर रहा है। सो अलग ईरान के 2 टैंकर्स किस तरीके से निशाना बने और कैसे फिर उस जहाज में से निकलता हुआ तेल आपको पूरे समुद्र में फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लकीर आपको दिखाई दे रही है जहाज के पीछे, इस लकीर को ध्यान से देखिए। इन 2 जहाजों के पीछे ये जो लकीर है, ये जो काला उसका रास्ता जिससे होकर वो गुजरा है, उसमें वो काली लकीर से आप देख रहे हैं, ये है वो ऑयल जो यहां स्पिल हुआ है क्योंकि इस जहाज पर अटैक किया गया। और ये न सिर्फ पहले से बढ़ी हुई ऊर्जा संकट की गंभीरता को और ज्यादा बढ़ा रहा है, बल्कि ये पर्यावरण के लिए भी गंभीर चुनौतियां जाहिर है पेश करेगा। और ऐसे में ग्लोबल तेल संकट और ज्यादा बढ़ता जा रहा है और इस पर चिंता बढ़ाने वाली खबर है, ब्रेंट क्रूड लंबे वक्त तक महंगा रहेगा। एडीबी के हवाले से पता चल रहा है। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट अल्बर्ट पाक की चेतावनी, ब्रेंट क्रूड अब लंबे समय तक महंगा रहेगा, कई साल तक ऊंची रहेंगी तेल की कीमतें। अगर मान लीजिए होर्मुज वाला संकट, ईरान अमेरिका के बीच का यह संकट मान लीजिए किसी समाधान की तरफ पहुंच भी जाता है, पहले तो ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, मान लीजिए समाधान की तरफ पहुंचता भी है, तो भी लंबे समय तक इसका असर रहेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट की तरफ से यह चेतावनी आई है कि बहुत दिनों तक दुनिया ये संकट झेलेगी। तेल संकट से महंगाई बढ़ने की भी आशंका है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यह बात कही है। अभी आशंका क्या, अब ये तो सामने दिखाई देने वाला नाइटमेयर है और अब इसमें कहीं कोई शुभा कहां रह गया है। आगे खबर देखिए, होर्मुज ब्लॉकेड से ग्लोबल तेल मार्केट पर भीषण संकट। 1 अरब बैरल तेल की सप्लाई रुकी। 1 अरब बैरल तेल की सप्लाई रुक गई है। सऊदी अरामको के सीईओ अमीन नासिर की चेतावनी, होर्मुज संकट से फ्यूल सप्लाई बुरी तरह प्रभावित। होर्मुज संकट से तेल बाजार की रिकवरी धीमी। होर्मुज संकट की वजह से तेल बाजार की रिकवरी, जो बीच में लग रहा था संकट बहुत गहरा गया, फिर लग रहा था शायद समाधान की तरफ बातें जा रही हैं, वो जो रिकवरी की तरफ दुनिया सोच रही थी, वो रिकवरी धीमी पड़ती जा रही है। और बल्कि ऐसा लग रहा है कि बीच में जब ये संकट अपने पीक पर दिखाई दे रहा था, कहीं उससे भी ज्यादा बुरी स्थितियों की तरफ ना पहुंच जाए, क्योंकि बीच में तो ब्रेंट क्रूड की प्राइस आप जानते हैं $138 तक पहुंच गई थी। क्या उस पीक से भी ज्यादा आगे ये संकट गहरा सकता है, ये दुनिया के समय चिंता है, क्योंकि वार्ता किसी सिरे तक पहुंचती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अमेरिका और ईरान के बीच में वार्ता फेल होने से बढ़ सकता है तेल संकट। अगली खबर देखिए, होर्मुज ब्लॉकेड से बढ़ी ग्लोबल चिंताएं, तेल की कीमतों में 3% तक का इजाफा। ब्रेंट क्रूड $104 प्रति बैरल अब इसकी कीमत हो गई। अमेरिकी क्रूड $98 प्रति बैरल पर पहुंचा। और ये बढ़ती कीमतें बता रही हैं कि दुनिया गंभीर से गंभीरतर और अब गंभीरतम स्थितियों की तरफ बढ़ रही है। अब जरा देखिए, तेल संकट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भारत के संदर्भ में क्या बयान आया है, वो भी देख लीजिए। ग्लोबल सिचुएशन तो आपको बता ही रहा हूं, भारत के संदर्भ में क्या स्थिति है वो भी देखिए। राजनाथ सिंह का बयान, किसी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कमी नहीं है,
भारत के पास 60 दिन का क्रूड ऑयल रिजर्व है। भारत के पास 60 दिनों का ही मतलब 2 महीनों का नेचुरल गैस रिजर्व भी है। भारत के पास 45 दिन का एलपीजी रोलिंग स्टॉक भी है, कहा है राजनाथ सिंह ने। भारत के रक्षा मंत्री ने देश को यह अश्योर करने की कोशिश की है कि किसी भी तरीके के पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं होने पाएगी। पहले से ही हमारे पास इतना रिजर्व है और जाहिर है इसका मतलब यह नहीं है कि इसको रिप्लेनिश करने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए प्रयास नहीं चल रहे हैं, वो प्रयास भी चल रहे हैं। तो जाहिर है इतना बफर लेकर चला जा रहा है। भारत अपने नागरिकों को ये अश्योर करना चाहता है, लेकिन ये अश्योरेंस इस समय कितने फ्रेजाइल ग्राउंड पर खड़ा हुआ है। ये अश्योरेंस इस समय कितना ज्यादा मीक दिखाई दे रहा है। ये अश्योरेंस कितना ज्यादा लोगों के अंदर जो भाव आ रहा है कि सुरक्षा का कि आने वाले दिनों में क्या होगा, उसको कितना एक तरीके से उनको सांत्वना देने वाला है, ये हम अपने मेहमानों से जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि वर्ल्ड ओवर सिचुएशन जो प्रिवेलेंट है वो अगर और खराब होती गई तो क्या होगा। और ऐसे में जबकि अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप का दुनिया भर में इसकी पॉपुलैरिटी घट रही है, क्या इस बात की चिंता करते हुए जल्द किसी समाधान की तरफ डोनाल्ड ट्रंप इस बात को ले जाएंगे या नहीं। प्रोफेसर अमिताभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आशीष सिंह डिफेंस जर्नलिस्ट हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, और नेवी में कैप्टन रहे श्याम कुमार साहब भी हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहला सवाल ये है, ये चिंता इतनी बड़ी होती जा रही है, क्या इस दुनिया में अमेरिका नहीं रहता? क्या इस दुनिया में ईरान नहीं है? क्या उनको यह लग रहा है कि ये हो तो होता रहे, लेकिन हमारे जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन हैं हम उनको लेकर इसके अलावा और कुछ नहीं सोचेंगे? क्या ऐसा होने वाला है? होर्मुज का कितना असर पड़ रहा है जरा ये देख लीजिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। युद्ध से पहले ब्रेंट क्रूड और युद्ध शुरू होने के बाद अभी तक क्या स्थिति दिखाई दे रही है? जरा देखिए, $70 पर बैरल पर जो ब्रेंट क्रूड दिखाई दे रहा था वो $126 पर बैरल पर पहुंचा हुआ है। 7 अप्रैल को ब्रेंट क्रूड की कीमत 138.21 इसके ऊपर पहुंच गई थी, और यह जाहिर है अभी तक का रिकॉर्ड है $138 तक पहुंच जाना। युद्ध से पहले के मुकाबले सामान्य से लगभग 40% तक क्रूड महंगा हो गया है। और यह क्रूड महंगा नहीं हो रहा है, ये आम आदमी के डे टू डे जीवन में बढ़ती दुश्वारी है, क्योंकि क्रूड का बढ़ना सीधा सा इसका तात्पर्य ये होता है कि आपकी जिंदगी में रोजमर्रा के खर्चे जो आप अभी तक कर रहे हैं उनमें तमाम तरह की अब बढ़ोतरी होने वाली है, इजाफा होने वाला है। अब जरा देखिए, होर्मुज पर और टकराव की दूसरी तरफ आशंका बढ़ती जा रही है। लोग ये सोच रहे हैं कि समाधान निकले, यहां से कोई रास्ता निकले, और उधर आग और बढ़ती जा रही है। और इसीलिए हम कह रहे हैं होर्मुज में ब्लास्ट, घर घर में चिंगारी। ईरान ने होर्मुज में पनडुब्बी तैनात की, दुश्मन शिप की निगरानी और हमला इसका मकसद है। टारगेट पर यूनाइटेड स्टेट्स और इजरायली जहाज हैं। और सबसे पहले मैं जरा अभी की प्रेवलेंट सिचुएशन पर क्या चल रहा है होर्मुज में वो आपको बता दूं। आशीष, वहां चलने वाली स्थितियां, क्या वहां ये ब्लॉकेड वर्सेस ब्लॉकेड ये अब एक बार फिर से युद्ध को अंजाम देगा, ये और गंभीर हो जाएगा, या आपको लग रहा है कि ये सब पॉस्चरिंग हो रही है लेकिन अब समाधान निकलेगा? जी, 2 चीजें हम लगातार पिछले 2 से ढाई हफ्तों से कह रहे हैं। एक तो फेज 2 वाली तैयारी, और अब एग्जैक्टली उसी के मुहाने पर आके खड़े हैं। दूसरा, किस तरह से जो बारूद इतना ज्यादा जमा है एक साथ में ब्लॉकेड वर्सेस ब्लॉकेड में, और यही फियर, यही डर है कि दोनों में से एक भी साइड ब्लॉकेड वर्सेस ब्लॉकेड में ना ही वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की तरफ है, ना ही वो डी एस्केलेशन वाले मेथड पे है। यानी कि साफ साफ ये आगे सॉल्यूशन वाला कोई भी रास्ता अभी नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि सिचुएशन दिन ब दिन, हौले हौले ही सही लेकिन दिन ब दिन सिचुएशन और ब्लॉकेड वर्सेस ब्लॉकेड वाले सिनारियों में और टेंस होती जा रही है। और इसीलिए हल्की सी कैलकुलेशन एरर, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पर होगा, मिलिट्री लेवल पर होगा, जियोपॉलिटिकल लेवल पर होगा, और बहुत ज्यादा बारूद एक साथ बरसेगा, क्योंकि दोनों तरफ से इतने ज्यादा शिप्स, लगभग 1.5 डजन से ज्यादा अमेरिका की तरफ से, और ईरान असिमेट्रिक वॉरफेयर में कितनी तैयारी करके बैठा है वो शिप के जरिए शिप का नंबर नहीं मैच खा रहा है, वो अलग तैयारी करके बैठे हुए हैं। और ये दोनों की लड़ाई की तैयारी, आईबॉल टू आईबॉल कॉन्टैक्ट, ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, बहुत इमीडिएटली डीएस्केलेट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ये अगर इमीडिएटली डीएस्केलेट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है तो आप ये सोचिए कि कोई पहले से ही वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है जिसको इमीडिएटली किसी बड़े हेल्प की जरूरत है, और उसके संदर्भ में कहा जा रहा है कि अभी निकट भविष्य में तो इसके लिए कोई इलाज दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो कितने दिनों तक वेंटिलेटर पर पड़ा रहेगा? और अगर ऐसा है, एंटोनियो गुटरेस पहले ये बात कह चुके हैं, दुनिया में भुखमरी की स्थिति बन सकती है,
क्या वाकई वैसा हो सकता है या वो एक बड़े दूर का नाइटमेयर है और बहुत दूर के बारे में अभी बहुत जल्दी सोचा जा रहा है? गौरव, मैं आपके पास आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले युद्ध के बाद होर्मुज से कितने शिप भारत आए, जरा ये भी देखिए। कितनी वहां से निकासी हो पा रही है, कितने शिप निकल पा रहे हैं, और इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या दुनिया का ये एनर्जी क्राइसिस, तेल संकट, ये ऊर्जा संकट गहराएगा या और बढ़ता जाएगा। युद्ध के बाद होर्मुज से कितने शिप भारत आए? ये जगह जिससे आप परिचित हो चुके हैं, जिसके बारे में मैं पहले कह चुका हूं कि ये छोटी सी जगह है, लेकिन पूरी दुनिया को किस तरीके से हिलाए हुए है। और इसीलिए कहा जा रहा था कि ये ईरान के पास उसका एटम बॉम्ब से कम नहीं है। इसका जो असर होगा, जिस तरीके से दुनिया को ये जगह दहलाएगी अगर ईरान इस जगह को चोक कर देता है, वो एटम बॉम्ब से कम असर वाला नहीं होगा। और ये दिखाई दे रहा है, 11 भारतीय जहाज सुरक्षित अभी तक पहुंचे हैं। युद्ध के बाद की बात मैं कर रहा हूं, अभी तक 11 जहाज ही, ये बहुत कम नंबर है। वहां से जहां से भारत की ऊर्जा जरूरतें, आप जानते हैं ऊर्जा जरूरतों के संदर्भ में 80% तो भारत आयात करता है और उसका भी 50% से ज्यादा यहीं से आता है। और अगर ऐसी स्थिति है, सिर्फ 11 जहाज पहुंचे हैं अभी तक, 13 भारतीय जहाज अब भी फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं। इस ब्लॉकेट के चक्कर में वो वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। ये स्थिति आने वाले दिनों में, अभी आप जानते हैं कि समाधान की तरफ नहीं जा रही है। 40 से 50 भारत आने वाले विदेशी जहाज भी होर्मुज में फंसे हुए हैं। तो पहले मैंने आपको यह बता दिया कि क्रूड कहां पहुंचा हुआ है। 138 बल्कि 139 कह लीजिए, टच होकर अभी वापस लौटा है, लेकिन अब भी ऊंचा बना हुआ है। और यहां पर देखिए कि वहां से तो जहाज ही नहीं निकल पा रहे हैं। गौरव, ऐसे में अभी अगले 15 दिनों, एक तो मैं ये जानना चाहता हूं कि संकट के समय में, क्राइसिस के समय में इसका एंटीसिपेशन होता क्या है? ये विंडो कितने कितने दिनों के हिसाब से देखी जाती है इकोनॉमिस्ट की तरफ से? हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 15 दिन, फोर्टनाइट, 1 महीना, कितना ये इसको लेकर चला जाता है कि इस समय तक ये स्थिति होगी? देखिए, अभी जो स्थिति है, जो आप कह रहे हैं इकोनॉमिस्ट, तो अब क्योंकि ये वॉर डोनाल्ड ट्रंप इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं कि ये तो रोजाना के स्तर पर आप कह सकते हैं कि इसका एनालिसिस शुरू हो गया है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। लेकिन फोर्टनाइटली आप इसको देखिए, जो क्रूड बास्केट होती है हमारी, हम फोर्टनाइटली उसको देखते हैं और उसके हिसाब से जो अभी एवरेज आ रहा है दिनेश, वो $113 का आ रहा है जब से ये वॉर शुरू हुई है, और ये बहुत ज्यादा है। और इसीलिए जो प्रधानमंत्री की अपील आई है वो इसी को देखते हुए आई है। राजनाथ सिंह सही कह रहे हैं कि 60 दिन का हमारे पास भंडार है, लेकिन हमें नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप कब तक वहां ये नाकेबंदी हटाएंगे, ईरान कब तक किसी प्रस्ताव पर सहमत होगा, और कब हॉर्मुज से बिल्कुल स्मूथ होगा से शिप्स का आना जाना। और अभी जो OMCs हैं हमारे देश की, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है दिनेश, उनको 1000 करोड़ डेली का नुकसान हो रहा है। ये भी मैं आपसे समझूंगा, ये घाटा कैसे तय होता है, फिर अगर कोई घाटा खा रहा है तो उसकी भरपाई कैसे होगी? ऐसा तो होगा नहीं कि अनंत काल समय तक के लिए वो घाटे पर चलता जाए। क्या ये एक तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से वो पुराना मॉडल सब्सिडी वाला वो लागू होगा क्या इन अ वे कुछ समय के लिए? ये भी आपसे समझूंगा। लेकिन आपने महत्वपूर्ण बात कही है। अब जैसे यहां पर राजनाथ सिंह की तरफ से बताना कि LPG का स्टॉक इतना है, रोलिंग स्टॉक है, बाकी उन्होंने रिजर्व बता दिया 60 दिन के हमारे पास हैं। क्या ये, गौरव, बहुत जल्दी से ये बात आप बताइए, क्या ये पर्याप्त लग रहा है मौजूदा स्थिति को देखते हुए? नहीं, लेकिन हम उसके आगे अपने हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकते ना। हमें नहीं पता कि ये वॉर कब खत्म होगी, ये प्रोलॉन्ग करेगी। ये अभी हम कह रहे थे कि यूक्रेन और रशिया की वॉर 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगी जब शुरू हुई थी, और आज देखिए 4 साल बाद भी खत्म नहीं हुई है। तो किसी को नहीं मालूम ये वॉर कहां तक जाएगी, और हमें अपने आगे के तो आप देख रहे हैं क्या वो पड़ेंगे ना, वो जो वैकल्पिक तरीके हम ढूंढ रहे हैं, क्या वो हमारे लिए पर्याप्त होंगे? ये सवाल मैं आपसे जानूंगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कार्गो विमान, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, यूरोप के अमेरिकी बेसिस से मिडिल ईस्ट की तरफ उड़ान। द मिडिल ईस्ट का बड़ा दावा, कैप्टन श्याम, ये तो मुझे नहीं लग रहा, मुझे लगता है जैसे ये इंसुलेटेड है क्या? ये दोनों देश जो इसमें कॉन्फ्लिक्टिंग कंट्रीज हैं, क्या इंसुलेशन में है क्या? इनको इस सबसे फर्क नहीं पड़ रहा है क्या? धन्यवाद दिनेश, जय हिंद, शानो वरुणा। ये तो होना ही था। पहले ये समझिए, पहले मिलिट्री पोस्चरिंग, टेबल पे आना और इमीडिएटली अटैक करना, कतार में अटैक के बाद रुक जाना, फिर टेबल पे आना, फिर मिलिट्री अटैक करना, 40 दिन, फिर डिप्लोमेटिक ये जो इंडेवर्स, और फिर से अटैक होगा ही होगा। देखिए, जरूरी यह समझना है कि गल्फ का जो पानी है, उबाल पे जो खारा पानी है, उसको जब तक मीठा नहीं कर लेंगे, जब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज का फंक्शनल कंट्रोल हटेगा नहीं और किसी मिडिल ईस्ट के कंट्री के पास करीब नहीं जाएगा, तब तक ये ट्रंप नहीं हटेंगे। और मेरी बात समझिए, ये ट्रंप का काम नहीं है, ये बाइडेन ने तैयारी की, इंटेंट उन्होंने किया, डेंट ये दे रहे हैं। और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो प्रेजेंट है, वो दूसरे प्रेसिडेंट की लाइन टो कर रहे हैं। काफी दिनों का युद्ध है ये टैंकर वॉर आज नहीं हो रहा, ये हॉर्मुज आज बंद नहीं हुआ। इराक ईरान वॉर की बात माने तो 14 अप्रैल 88 को जो अर्नेस्ट मिल ऑपरेशन था, कुवैत के टैंकर को ले जाते हुए यूएसएस रॉबसन टकरा गया था माइन से, और अगले दिन उसने धो डाला, प्राइम मैंटिस किया उसने, प्रेइंग मैंटिस, और धो डाला अमेरिका की ईरान की नेवी को। तो कहां हम भूल गए उन बातों को?
उन रणनीतियों को अमेरिका जानता है। सेंट्रल कमांड में एडमिरल ब्रैड कूपर को लाया गया है, नेवल एंगेजमेंट और होगी। ये बड़ा जमावड़ा जो आपने कहा, इसको अच्छी तरह से समझिए। चार्ल्स डिगॉल का 40 दिनों से लगातार मेडिटेरियन में रहना और स्पेन और डच के शिप का उसके साथ एस्कॉर्ट, ये क्या कहता है? आप कहते हो नेवल फोर्सेस को वहां पे आना है। आज उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा है यूरोपियन यूनियन को, मतलब रेटोरिक मत करो, प्लीज आओ वहां पे और हटाओ, क्योंकि ये ब्लॉकेड पीछे है, आगे तुम आके ईरान से भिड़ो। मतलब आप यही कह रहे हैं ना कि यहाँ की तैनातियां और ये इनको देखकर लगने वाला अंदाजा यही कहता है कि यहाँ कुछ सुलझने वाला है नहीं। अगर ये सुलझने वाला नहीं है तो वही मेरा सवाल है प्रोफेसर अमिताभ, आपके पास लेकर आऊंगा, वो कंट्रीज जो कॉन्फ्लिक्टिंग हैं, क्या उनको एक तरीके से इंसुलेशन मिला हुआ है? क्या उनको ये खतरे जो दुनिया को दिखाई दे रहे हैं उनको नहीं दिखाई दे रहे हैं? और अगर ऐसा है कि उनके लिए भी वो खतरे हैं, उतने ही बड़े खतरे हैं, तो वो तत्पर क्यों नहीं है कि ठीक है हमको भी तो आग लगेगी, हम भी तो परेशान होंगे? लेकिन मिडिल ईस्ट में फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर देखिए जरा, लाल सागर में इसी बात की चर्चा कर रहे थे कैप्टन श्याम। चार्ल्स डिगॉल की एंट्री, होर्मुज स्ट्रेट की तरफ बढ़ रहा है चार्ल्स डिगॉल। होर्मुज में फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर चलाएंगे ऑपरेशन। फ्रांस ब्रिटेन को ईरान दे चुका है वार्निंग। अब देखिए संकट इतना गहराता जा रहा है कि पहले अमेरिका की तरफ से यह कहना कि मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, मेरे पर बिल मत फाड़ो, होर्मुज सबकी जिम्मेदारी है। अब बाकी सबको भी ये लगने लगा है कि जाना पड़ेगा, वहां हाथ बटाना पड़ेगा। लेकिन क्या इससे समाधान होगा? और नहीं तो क्या उन दोनों को, खासतौर से अमेरिका को, क्या फर्क नहीं पड़ रहा है इस सबसे, उसकी घटती हुई अपने प्रेसिडेंट की रेटिंग से, वर्ल्ड ओवर खुद अमेरिका की घटती हुई रेटिंग से जो रशिया और चाइना के मुकाबले नीचे जाती जा रही है? प्रोफेसर अमिताभ, देखिए, इस समय अमेरिकी जितने भी ट्रेडिंग कंपनियां हैं जो तेल में डील करती हैं उनको मुनाफा हो रहा है। अब ये जान के आश्चर्य होगा, जितनी बैंकिंग कंपनियां हैं उनको मुनाफा हो रहा है, जितनी रिन्यूएबल्स की कंपनी है उनको मुनाफा हो रहा है, जो ड्रिल बेबी ड्रिल कहते थे उनको मुनाफा हो रहा है। अमेरिका को इस समय आर्थिक रूप से कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर ये 3 महीने तक और ऐसी ही स्थिति होर्मुज की रहती है तो अमेरिका की भी स्थिति उतनी ही बुरी होगी जितने गल्फ स्टेट्स की होगी। गल्फ स्टेट्स का जो इस समय जो लैंडलॉक्ड सी लॉक्ड स्टेट्स हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके खाने रसद की भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, क्योंकि कार्गो दोनों तरफ से चलते थे। जो खाना जो रसद आता था दूसरे तरफ से वो भी बंद हो गया होर्मुज के। सऊदी अरेबिया को इस समय कोई घाटा नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने अपना तेल जो है दूसरे रास्ते से लाल सागर से वो निकाल रहा है और स्वेज की तरफ से या इस तरफ से दूसरे देशों में जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो समस्या सबसे बड़ी है कि वो होर्मुज को कब तक ब्लैकमेल की तरह ईरान यूज करेगा और कब तक अमेरिका उसको यूज करने देगा। अगर ये समझौता नहीं होता है तो दुनिया के जितने देश हैं, रूस भी, चीन भी, ये स्पष्ट कह चुके हैं कि होर्मुज क्राइसिस जो है उसको सॉल्व करना ही होगा। ये दुनिया के इंटरेस्ट में है, नहीं सिर्फ ईरान या अमेरिका के इंटरेस्ट में। होर्मुज की समस्या से सबसे ज्यादा अफेक्टेड जो है वो हमारे जैसे देश हैं, इंडिया जैसे देश हैं, जो उन पर पूरी तरह डिपेंडेंट है। और ये अगर प्रोलॉन्ग चला 3 महीने 6 महीने, जैसे अभी फोर्टनाइट कहा, अगर उस 6 महीने तक चलता है तो दुनिया में रिसेशन आ सकता है, और ऐसा रिसेशन जो पहले कभी नहीं देखा गया था। 70 के दशक में 2 बार ऑयल क्राइसिस हुआ था और तेल के दाम अचानक 300% बढ़ गए थे। उस समय भी उसका ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं था। तो तेल का, गैस का अब तक इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव, ये जब आप बात कह रहे हैं ये 70 का दशक, इस बारे में आज दिन में गौरव से चर्चा हो रही थी और इसीलिए उन्होंने अब इस बारे में जी भी कहा। वो जाहिर है इस बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके साथ बांटना चाहते हैं। यहां देखिए होर्मुज संकट का दुनिया पर असर देखिए, अमेरिका पर क्या असर हुआ है अभी तक वो जरा देखिए। ये बात सही है कि वहां बहुत सारी कंपनीज मुनाफा काट रही हैं, लेकिन क्या आम अमेरिकी इसमें पिस रहा है? नहीं पिस रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अमेरिका पर असर, गैसोलीन $4 प्रति गैलन के पार। ये युद्ध शुरू होने के पहले अगर आप देखें तो 3.81 के आसपास था। यहां जंग के बाद 30% से ज्यादा का उछाल हुआ है। फेडरल रिजर्व के मुताबिक अमेरिका की हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब डे टू डे बेसिस पे हम जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, एक आम उपभोक्ता जिन चीजों का रोज बरोज इस्तेमाल करता है, वो डे टू डे असल में जो महंगाई है वही हेडलाइन इन्फ्लेशन है। 1.5% तक ये बढ़ सकती है। यूरोप पर असर, यूरोप में गैस के दाम 100% तक बढ़ गए हैं। स्टील, केमिकल जैसे उद्योगों पर 30% तक का अतिरिक्त चार्ज लग गया। चीन पर असर यह हुआ है कि अप्रैल 2026 की खुदरा महंगाई बढ़कर 1.2% हो गई है। ट्रांसपोर्ट लागत बढ़कर 4.6% हो गई है, जो पहले सिर्फ 0.9% थी। चीन में फैक्ट्री में महंगाई जो रिकॉर्ड की जा रही है वो 2022 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर चल रही है और जाहिर है पूरी दुनिया में सप्लाई चेन्स के डिस्टर्ब हो जाने का ये खतरा और हर दिन बड़ा होता जा रहा है। गौरव, ये जो 70 के दशक की बात की जा रही है, आज तक दुनिया ने सबसे
खतरनाक स्थिति इकोनॉमी के हिसाब से कब देखी है, और क्या इस समय उसी तरह का कोई खतरा है? देखिए 70 के दशक में, जैसा कि अमिताभ जी कह रहे थे, आप देखिए जब गल्फ वॉर हुई थी, ऑयल क्राइसिस हुआ था और ओपेक कंट्रीज ने अपना ऑयल प्रोडक्शन कम कर दिया था क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देश इजराइल को समर्थन दे रहे थे। तब $3 पर बैरल के आसपास क्रूड का रेट था और जैसा कि उन्होंने कहा 300% बढ़ा वो, और वो 11 से $12 के आसपास हो गया था। बड़ी बात यह है कि उस वक्त बहुत सारी चीज़ों में ऑयल का इस्तेमाल होता था। हम बिजली प्रोडक्शन करते थे ऑयल से, हमारे पास कोई ऑल्टरनेट एनर्जी नहीं थी, हमारे पास कोई न्यूक्लियर एनर्जी नहीं थी, तो उसका इंपैक्ट बहुत ज़्यादा था। लेकिन आज भी, अभी मैं आप जब बात कर रहे थे, मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट दी है और कहा है कि अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला है, तो हमने किसी तरह ऑयल के प्राइसेस को कंटेन किया है, और अगर कहीं ये जून तक चला गया तो फिर हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और दुनिया एक बहुत बड़ी क्राइसिस के अंदर आ जाएगी। और इनफैक्ट यूएन का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि दुनिया में ऑलरेडी 1.2% महंगाई बढ़ गई है, 3 करोड़ लोग गरीबी के मुहाने पर खड़े हैं, और अभी ये वॉर रुक जाए, फिर भी जो खरीफ का सीजन है भारत का, अगर केवल भारत की बात करें तो जो फर्टिलाइजर क्राइसिस ऑलरेडी पैदा हो गई है, ऑलरेडी 70-80% तक फर्टिलाइजर महंगे हो गए दिनेश जी, जिसका कल प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया है। वो एक तो हमारा मॉनसून कमजोर आने वाला है, फर्टिलाइजर के महंगा होने वाला है, कृषि की आउटपुट लागत, जो इनपुट लागत है वो बढ़ने वाली है, तो ये आने वाले समय में कृषि के लेवल पर भी और खेती बाड़ी में भी हमें बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। ये क्यों कह रहा है? यूनाइटेड नेशन की भुखमरी के हालात आ जाएंगे। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे, क्योंकि अचानक आपको ये संबंध समझ में नहीं आता है, एकदम प्रथम दृष्टया तो नहीं समझ में आता कि उधर तेल और अगर प्राकृतिक गैस रुक रहे हैं मान लीजिए किसी पैसेज में, तो एकदम से थाली में हमारे निवाले पे कैसे फर्क पड़ जाएगा? ऐसे फर्क पड़ जाएगा। फर्टिलाइजर भी अफेक्ट हो रहा है। ये भी आप समझ लीजिए कि खासतौर से नाइट्रोजन वाले जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको बनाने के लिए प्राकृतिक गैस बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए होती है। तो एक तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरत है प्राकृतिक गैस की, और प्राकृतिक गैस आप जानते हैं यहां पर रुकी हुई है या उसका प्रोडक्शन बंद पड़ा हुआ है, और दूसरे ये कि यहां पर उसका पैसेज भी इन जगहों से निकलने का होता है। एक डेटा मैं जल्दी से दिनेश जी दे देता हूं। पश्चिम एशिया में जो ये दिक्कत हुई है उससे भारत में जो यूरिया आता था उसकी जो फरवरी में $508 पर टन कीमत थी वो बढ़कर $935 हो गई है, और जो डीएपी खेतों में हमारे किसान यूज करते हैं उनकी कीमत $680 प्रति टन से बढ़कर $925 होने की उम्मीद है। 680 से 900 जी, मतलब पहले 700 पहुंचेगा, फिर 800 पहुंचेगा, फिर 900। आप अंदाजा लगा लीजिए। इनको लड़ाई से फुर्सत नहीं है, लड़ाई की पोस्चरिंग से फुर्सत नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स F-35 फाइटर जेट ने मिडिल ईस्ट के ऊपर उड़ते हुए डिस्ट्रेस सिग्नल दिया। भारत में ईरानी काउंसलेट के मुताबिक प्लेन ने यूएई की तरफ अपना रास्ता बदला और अल दफरा एयरबेस पर लैंड किया। ईरानी मीडिया ने इससे पहले दावा किया था एक F-35 जिसने ओमान की खाड़ी के ऊपर भी डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा था। ये F-35 मुझको लगता है बड़े गलत मुहूर्त में बनाया गया है। इससे पहले दक्षिणी लेबनान में इजराइल का हमला, एयर स्ट्राइक करते दिखे इजरायली जेट। जाफ्तार अल गर्बिया में इजराइल का हमला। अब यहां इजराइल जो है, और मुझको यह भी लगता है कई बार कैप्टन श्याम कि अगर अमेरिका कोई आंच लग भी रही है और वो ठंडा होना भी चाहता होगा तो इजराइल कह देता होगा नथिंग डूइंग, मिशन इज नॉट अकम्प्लिश्ड। ये आपको भी लगता है क्या? थोड़ा मेरा आकलन यहाँ पे अलग है। मैं आपको कहूँ कि कोई कहता है कि इजराइल के कारण अमेरिका वहाँ पे आया है लड़ने के लिए, तो ये गलत मानता हूँ मैं। इजराइल का अपना ग्रेटर इजराइल तरीका होगा। गल्फ का टारगेट अमेरिका का है और वो इस पर उन्हें आने नहीं देगा और वो करेगा जो उसे करना है। पैरेलल लड़ाई चलती रहेगी। जहां तक बात की आपने F-35 पे, आपको आश्चर्य होगा जॉर्ज बुश जो आया है वहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर फोर्ड को हटा के उसके ऊपर F-35 नहीं है, और अगली जब लड़ाई होगी तो ऐसे बड़े जहाजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास बेस्ट क्लास के जो एम्फीबियस वॉरशिप एयरक्राफ्ट फ्लैट टॉप्स आ रहे हैं, उनमें छोटे F-18 और छोटे जहाज होंगे जो कि एम्फीबियस वॉरफेयर में लैंड करेंगे। इसके लिए एक दिन आपसे अलग चर्चा करेंगे सर कि अब ये डायनासोर बनने वाले हैं क्या ये वाले फाइटर जेट्स। लेकिन उससे पहले देखिए जरा भारत का सालाना, अब जरा खर्च पर हम बात कर रहे हैं, महंगाई पर बात कर रहे हैं, निवाला महंगा होने वाला इस पर बात कर रहे हैं। भारत के संदर्भ में जरा देखिए क्यों भारत के प्रधानमंत्री को आकर यह कहना पड़ा है कि कुछ चीजों में हमको संयम की जरूरत होगी। भारत का सालाना खर्च, और जब मैं ये बता रहा हूं तो गौरव आपकी जरूरत पड़ेगी, आप इधर आ जाइए जरा। ये क्रूड इंपोर्ट 10 लाख करोड़, ये कितना हम आयात करते हैं वो यहां पर दिखा रहे हैं। जल्दी जल्दी बदलिए इसको, क्विकली बदलिए। क्रूड इंपोर्ट यहां देखा, गोल्ड इंपोर्ट देखिए जरा, 6 लाख करोड़ सालाना ये सोना आयात होता है। विदेश यात्रा जो हमारे लोग करते हैं वो 3 लाख करोड़ इसमें खर्च करते हैं, और जाहिर है ये तमाम चीजों में हमारे रिजर्व का डॉलर जाता है। एडिबल ऑयल इंपोर्ट जो हम करते हैं ये 1.5 लाख करोड़ का करते हैं।
और ये गौरव ही मुझे बता रहे थे कि हम सबसे ज्यादा ये खाने वाला तेल आयात करने वाले देशों में भी हैं। अब जरा देख लीजिए, क्रूड इंपोर्ट, गोल्ड इंपोर्ट, विदेश यात्रा, एडिबल ऑयल इंपोर्ट, ये 20.5 लाख करोड़ हो रहा है और ये सारा खर्च हमको हमारे डॉलर खर्च करके करना पड़ता है और इसीलिए जब हम ये डॉलर खर्च करते हैं हमारा रुपया दबाव में आने लगता है। गौरव जल्दी समझाइए गणित। बिल्कुल, आसान जब डॉलर शब्दों पर खर्च करते हैं तो रुपए पर दबाव बढ़ता है क्योंकि डॉलर की मांग बढ़ जाती है और जिस चीज की मांग बढ़ती है उसके रेट बढ़ जाते हैं, रुपया कमजोर होता है। तो जो क्रूड हमको बाहर से मंगाना है, जो एडिबल ऑयल हमको बाहर से मंगाना है, जिस विदेश यात्रा पर हमको ज्यादा जहां खर्च करना है, हमको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे और एक दुष्चक्र सा शुरू होता है जिसमें डॉलर के मुकाबले हम कमजोर होते चले जाते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई इन सब चीजों पर थोड़ा लगाम लगाओ और वो कह रहे हैं कि हमें अपने रुपए को कमजोर नहीं करना है, हमें रुपए को ताकतवर करना है और इससे हमारी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो थोड़ी कम होगी क्योंकि संकट का समय और ज्यादा आ रहा है दिनेश जी आगे। और ये दिखता है क्योंकि आप देखिए गोल्ड की बात, मैं यहां पर स्पेशली गोल्ड की बात करना चाहूंगा। भारत में गोल्ड से खासकर महिलाओं को बहुत प्यार है। गोल्ड हमारे यहां 24% आप देखें पिछले बार से ज्यादा इस वित्त वर्ष 2024 में खरीदा गया और उसमें भी दिनेश जी सबसे ज्यादा 22% ETF में गए, यानी लोग गोल्ड में इन्वेस्ट बहुत कर रहे हैं। अब उनका यह कहना है प्रधानमंत्री का कि भाई गोल्ड कम खरीदो, गोल्ड मत खरीदो, हो सके घर में बहुत जरूरी चीज है तो उतना खरीदो जिसमें शादी के लिए जरूरत हो या बहुत ज्यादा जरूरी हो, वरना मत खरीदो क्योंकि वो पैसा बाहर जाएगा, क्योंकि हमारे यहां गोल्ड भी हम बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसी तरह हम एडिबल ऑयल की बात करें, खाने के तेल की, उन्होंने पहले भी बात कही थी कि 10% तेल कम खाओ, अभी भी वो कह रहे हैं क्योंकि लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं हम दुनिया में एडिबल ऑयल के, जितना हम खपत करते हैं उसका करीब 60%। लेकिन हमको ये न सिर्फ बीमारियों की तरफ धकेलता है इतना ज्यादा ऑयल कंजम्पशन, हमारे यहाँ सब्जियां और बाकी जो नॉन वेजिटेरियन, मैं तो खाता नहीं हूं लेकिन मैं जो देखता हूं उसमें इतना तेल ऊपर तैर रहा होता है, मुझको लगता है कि उसमें भी पाम ऑयल सबसे ज्यादा हम बाहर से ला रहे हैं और देख लीजिएगा अगर वो अच्छा तेल ना हो तो उसमें पाम ऑयल मिला हो सकता है जो हमारी सेहत के लिए भी खराब है, यानी देश की सेहत भी खराब होगी, हमारी सेहत भी खराब होगी। तो ये मौका भी है बहुत सारी चीजों के लिए, हालांकि बहुत सारे लोग इसको हास्यास्पद भी मानेंगे कि ये क्या मौका है कि आप इस तरीके की चीजों में भी अपने खर्चों को कट करने की बात कर रहे हैं। तेल कंपनियों पर होर्मुज की मार जरा देखिए, ब्रेंट क्रूड के दाम करीब 40% बढ़ गए। भारत में तेल कंपनियों का हर महीने 30,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। पेट्रोल पर 18 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 25 रुपए प्रति लीटर का नुकसान हुआ। सरकार ने इसके बावजूद पेट्रोल और डीजल का दाम नहीं बढ़ाया है। पिछले 10 हफ्तों में भारत में तेल कंपनियों को 1 लाख करोड़ का घाटा हुआ है। सवाल तो यह है प्रोफेसर अमिताभ की, यह घाटा तो हुआ है लेकिन इसके कैलकुलेशंस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। कौन तय कर रहा है घाटा हुआ है और कितना घाटा हुआ है? प्रोफेसर अमिताभ, देखिए, जो हमारा तेल का रेट है अभी वो 2022 में फिक्स किया गया था, उसके बाद करीब 5 रुपए करीब घटाया गया है। 2022 से 2024 के बीच करीब करीब, जैसा मेरा अनुमान है और मैंने पढ़ा है, उसमें 1 लाख करोड़ का OMCs को, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फायदा हुआ है। यानी ये जो रेट हम नहीं बढ़ा रहे हैं वो इसलिए भी नहीं बढ़ा रहे हैं कि हमारे पास कॉर्पस है उसका, लेकिन वो कॉर्पस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगर जब $62 प्रति बैरल पर फिक्स हुआ था, 95 रुपए तेल जो दिल्ली में खरीदते हैं हम, अगर वो 95 रुपए है और अब इस समय 104, 101 के आसपास जा रहा है, तो हम वो बफर को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन वही 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना के बाद ये बफर जो है वो खत्म होता जाएगा। लेकिन मैं ये भी बता दूं, ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है और वो इजराइल अटैक करता है ना, तो वो कहता है वी आर मोइंग द ग्रास, जैसे लेबनान में करता था, गजा में, ईरान में भी कुछ वैसा ही करता रहेगा। जब उसको लगेगा कि न्यूक्लियर वेपन की तैयारी करें, जब उनको लगेगा कि एक मिसाइल का बड़ा एक कोई कंपनी, उनका फैक्ट्री दिख गई है, वहां पर वो अटैक कर देंगे। ये हॉर्मुज की क्राइसिस अब इट्स हियर टू स्टे। अब ये 1 साल 2 साल ऐसा नहीं होगा कि पूरी तरह ईरान हॉर्मुज पर से अपना आधिपत्य हटा देगा। जब भी देखेगा इंटरनल रिजेंटमेंट हो रहा है, इजराइल एड कर रहा है, मोसाद एड कर रहा है, फिर वो हॉर्मुज बंद कर देगा कि चलो फिर तेल के दाम बढ़ेंगे, दुनिया छटपटा के फिर उनके पास आएगी। ये उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। भारत जैसे देश को इसका खामियाजा सबसे ज्यादा भुगतना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो सत्य है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी इस समय हम पर कोई एहसान नहीं कर रही है। उनके पास कॉर्पस जमा है जो 2022 से अब तक उन्होंने जमा किया है। अब तेल के दाम बढ़े हैं तो वो रियायत दे रही हैं, लेकिन यही है कि कितना दिन तक दे पाएंगी, कितने दिन तक उनकी कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने की, वो देखना होगा। उसमें एक राइडर और है दिनेश जी की, ऑयल मार्केटिंग कंपनी के अलावा सरकार ने एक्साइज ड्यूटी काफी बढ़ाई जब तेल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में कम हुए और सरकार को उससे काफी कमाई हुई, जिसका सरकार ने जन कल्याण के कामों में इस्तेमाल किया, कैपेक्स में इस्तेमाल किया और ग्रोथ का पहिया आगे बढ़ाया। अब अगर वो ऐसे जो अंडर रिकवरी 18 रुपए पेट्रोल पे हो रही है और 24 रुपए 25 रुपए डीजल पे हो रही है, वो ये लगातार रहेगी, तो फिर जो ग्रोथ के काम है, जो फंड सरकार जन कल्याण के कामों में दे सकती है इस पैसे से जो एक्साइज ड्यूटी से आ रही थी, उस पर भी कहीं ना कहीं असर आएगा। और वो आप जिस
तेजी से भागती जो अर्थव्यवस्था है, जिसमें आप लगातार लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा कर रहे हैं, लगातार लोगों के लिए नौकरियों की बात कर रहे हैं और विकास की बात कर रहे हैं, आर्थिक स्थिति उभारने की बात कर रहे हैं, उस पर भी असर आएगा। तो सरकार को केवल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की सेहत की जरूरत दिक्कत नहीं है, सरकार को यह भी दिख रहा है कि अगर सब्सिडी का पहिया फिर से आया तो न केवल राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, क्योंकि देखिए या तो सरकार के पास दो तरीके हैं, हम पर आप पे पूरा भार डाल दे, 18 रुपए पेट्रोल का रेट बढ़ा दे, तो वो पॉलिटिकली बहुत खराब डिसीजन हो जाएगा, और अगर नहीं डाले तो इन कंपनियों को या हमको आपको सब्सिडी दे तो उससे सरकार के एक्सचेकर पे बर्डन आएगा। तो ये एक स्थिति है, दुविधा है, जहां सरकार को बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। और ओएमसीज भी जानती हैं कि आज वो कहेंगे तब सरकार कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल इक्वेशन सब कुछ चेक वेक करके सारे समीकरण बिठा के फिर कहीं उन पर वो फैसला आएगा जहां उनकी सेहत बिगड़ने से मतलब आप ये इशारा कर रहे हैं कि चुनाव अभी दूर हैं, तो कुछ फैसले हम देख सकते हैं क्या? कहीं आपकी बातों में ये भी है क्या? लेकिन उससे पहले जरा देखिए होर्मुज की मार, महंगाई बढ़ी। यहां देखिए जरा खाद्य महंगाई, सीधे सीधे आपकी थाली वाली महंगाई 3.87% से बढ़कर अब 5% के करीब जाने का अनुमान है। भारत में सब्जियां, उनकी कीमतों में 34 से 36% तक की सालाना बढ़ोतरी, और एडिबल ऑयल की कीमतों में 10 से 15 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। इंपोर्टेड फलों की कीमतों में भी 20 से 30% की तेजी आई है। और ये मुख्य चीजें आपको इसलिए बताई गई हैं क्योंकि ये बड़ी लंबी फहरिस्त है हर चीज पर चर्चा, लेकिन ये समझ लीजिए कि कंज्यूमर डे टू डे बेसिस पर जिसका इस्तेमाल कर रहा है वो महंगा हो रहा है। अब ये आशीष एक बात और भी है, ये तो जाहिर है इसका असर पूरी दुनिया पर, ये एनर्जी क्राइसिस का, एनर्जी इक्विलिब्रियम का पर असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। तो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वालों के मुकाबले में क्या अमेरिका उस स्थिति में है जहां ये देखे कि उनको ज्यादा नुकसान हो रहा है, मेरे को कम, तो मेरे को ये सुविधा चलेगी? एग्जैक्टली देखिए, जब ये प्योर कंजम्पशन ड्रिवन है और इंडिया जो वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो हम बहुत ज़्यादा कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए ये ज़्यादा मार पड़ती है। नो डाउट रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में जो हमें रशिया से जो दोनों गौरव और हमारे दूसरे पैनलिस्ट एक्सप्लेन कर रहे थे, उस बेनिफिट को ही हमने रशिया से जो डिस्काउंटेड ऑयल लिया था ना, उस बेनिफिट को ही अभी हम रीप कर रहे हैं। यूएस, आप ये मान के चले कि डोनाल्ड ट्रंप पहले एक बिजनेसमैन है, बाद में एक प्रेसिडेंट है, और यहां पर यही लगातार आपको दिखाई दे रहा है। सारे आप ग्राफ मैच कीजिए कि जो उनके क्लोज लोग हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, उनके अनाउंसमेंट के ठीक पहले एक बड़ा ग्रुप यूएस में फायदा उठाता है, ठीक, और इसीलिए उनकी कथनी और करनी में मैच नहीं आ पा रहा है। वो एक यूएस प्रेसिडेंट होने के नाते वो कह किसी और के लिए रहे हैं और कर किसी और के लिए रहे हैं, और इसीलिए ये मार्केट में, चाहे वो आपके अनाउंसमेंट से ठीक पहले कुछ लोग यूएस में बेनिफिट ले रहे हैं, और इसका डायरेक्ट नुकसान इंडिया जैसे लार्ज डेमोक्रेसी पे हो रहा है जहां पे कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, और इसीलिए ये प्रेशर बहुत ज्यादा अमेरिका की तरफ से नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्हें उतना नुकसान नहीं हो रहा है, उतना प्रेशर नहीं आ रहा है जितना कि इंडिया पर आ रहा है। तो अगर बड़े पॉपुलेशन वाली ये जगहें हैं, भारत उसमें है, चाइना उसमें है, अगर इन जगहों पर ये नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा तो क्या समूची दुनिया की अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित नहीं होगी? और क्या अमेरिका उसी डाल को नहीं काट रहा है जिसमें वो बैठा हुआ है? ये भी एक बड़ा सवाल। लेकिन उससे ये देख लीजिए, जंग के बीच में अमेरिका की ग्लोबल रेपुटेशन का हाल क्या है। रूस और चाइना से कम हो गई है अमेरिका की ग्लोबल रेपुटेशन। एक सर्वे बता रहा है ट्रंप के कार्यकाल में माइनस में पहुंच गई है अमेरिका की रेटिंग। सर्वे ये बता रहे हैं, डेनमार्क के अलायंस ऑफ डेमोक्रेसीज फाउंडेशन का ये सर्वे है जो ये बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल वो कर दिया है अमेरिका का, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और अगर हाल ये है कैप्टन श्याम, तो क्या आप समझते हैं वर्ल्ड ओवर इसको लेकर कुछ ऐसा होगा जहां सारे लोग एक साथ आए और अमेरिका को कहें तुम ये कर क्या रहे हो बॉस, या ये नहीं होने वाला? बहुत ही माकूल प्रश्न है, मेरे जहन में ये बात थी, आपने कह दिया। देखिए, एक थोड़ा सा आकलन कर दूं, मैं जल्दी से कर दूं। जब इस्लामाबाद के टेबल पे मीटिंग चल रही थी, यूएसएस रॉबर्टसन और मर्फी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में घुस गया और घुस के बाहर आ गया, मसल फ्लेक्सिंग करता हुआ। उस पर अटैक नहीं कर सकता था आईआरजीसी, क्योंकि इस्लामाबाद में बात चल रही थी। और दूसरा क्या मिला कि एक रास्ता है जिससे सुरक्षित आ जा सकते हैं। वर्ल्ड को मैसेज दिया उन्होंने, समझिए पहले इसको। उसके बाद अमेरिका ने एक तरह से ब्लॉकेट कर दिया और प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च करके अगले दिन बंद कर दिया, और 3 डिस्ट्रॉयर गए, आईआरजीसी ने अटैक किया, सीज फायर टूटा, वापस आ गए। वर्ल्ड को मैसेज दिया, रास्ता है, जा सकते हो। ओमान, You have to conclude here, sir. एक सेकंड और दीजिए मुझे। अब क्या हो रहा है, यूरोपियन यूनियन, मैक्रोन, फ्रांस, ये चार्ल्स डिगॉल के साथ डच और स्पेन के शिप्स, यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स वहां आ रही है। ये आगे आ जाएगी और ये आके कहेगी हमें जाने दो, आने दो, 500 शिप को लाने दो, हमें मत कुछ करना, ईरान कुछ नहीं कर पाएगा, ब्लॉकेट चालू रहेगा। ये गुड न्यूज है, इसको समझिए, ये गुड न्यूज है, क्योंकि गुड न्यूज सिंड्रोम में
ट्रंप अपने को ला रहे हैं कि मैं ईरान को पकड़ूंगा, तुम्हें नहीं। बीच में ये ऐसा ही है कि आप सिल्वर लाइनिंग पूरे अंधेरे में कहीं ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये सिल्वर लाइनिंग इतनी पर्याप्त होगी क्या कि ये जो घटाटोप अंधेरा है इसको दूर कर दे। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।